Welcome to my YouTube channel, The Botany for Students. I am Miss Raj Almira, Assistant Professor, Department of Botany, RR College, अलवर। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, जिसमें हम ब्रायोफाइटा में किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है, तो हम ये देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज़ अ कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कि हमने यहाँ पर यह देखा है कि ब्रायोफाइट सबसे पहले लैंड ड्वेलर प्लांट्स थे और इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन मोड होता है रिप्रोडक्शन का, जो बहुत ही ईजिली हो जाता है जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूज़न एंड मियोसिस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से मतलब यह होता है कि अगर प्लांट का कोई पार्ट टूट करके उससे अलग हो गया और वो नया प्लांट बना देता है, तो इस प्रोसेस में हमें ना तो फ्यूज़न की प्रोसेस देखने को मिलती है और ना ही मियोसिस देखने को मिलता है। फ्यूजन से मतलब है यहाँ पर कि गैमेट्स का फ्यूजन होना, और मियोसिस जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर यह प्रोसेस देखी जाती है। The vegetative reproduction is characteristic of the bryophyte। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। Various method of propagation has been described as following। अब यहाँ पर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप हमने बताए हैं कि किस तरह से वेजिटेटिव मेथड यहाँ पर यह फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं बाय डिके ऑफ डेथ ऑफ डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, कि जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं उनके जो डिके पार्ट्स हैं उनसे कैसे नया प्लांट का ओरिजिन होगा। तो इस तरह से यह कुछ प्लांट दिए हुए हैं कि यह थैलस है, ये धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट कर देता है इस तरह से, और अब ये ईच पार्ट अलग हो जाएगा और नया प्लांट बनाएगा। तो इस तरीके से इसका एक फ्रैगमेंट अलग होकर के नया प्लांट बना रहा है। तो यह प्रोसेस यहाँ पर रिक्सिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस नोटोथाइलस में देखी जाती है। तो इस तरह से बाय डेथ ऑफ डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट के जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं जो टूट करके अलग हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, अब वो पार्ट बिल्कुल अलग होकर के नया प्लांट का ओरिजिन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ओल्डर प्लांट पार्ट और डिके एंड डेथ। जैसे कोई ओल्डर प्लांट पार्ट है, उसके डिके हो गया, उसकी डेथ हो गई थैलस की, तो उससे नया थैलस बनेगा। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिके प्लांट पार्ट से नया थैलस का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेज। एडवेंटिटियस ब्रांचेज से मतलब होता है कि जैसे थैलस है उसके ऊपर और नई ब्रांचेज बनने लग जाएं, जिसको हम एडवेंटिटियस ब्रांचेज कहते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में यह दिखाया गया है कि यह एक थैलस है, ये कंप्लीट, और इसमें ये छोटी छोटी एडवेंटिटियस ब्रांचेज निकली हुई हैं, जिनको हम यहाँ एडवेंटिटियस ब्रांचेज कह रहे हैं। तो इसके एग्जांपल है यहाँ पर रिक्सिया फ्लूटियंस, आर्किगोनियोफोर ऑफ मार्केंशिया, मेडजेरिया, टर्जियोनिया, रिबुलिया, एस्ट्रेला, स्फीरोकार्पस। तो यह सब इसके एग्जांपल्स हैं और इनमें इस टाइप से एडवेंटिटियस ब्रांचेज के थ्रू रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। अब यह देखते हैं कि जो एडवेंटिटियस ब्रांचेज है वो कहाँ पर ग्रो करती है। तो सबसे पहले जो मिडरिब होती है, मिडरिब ऑफ थैलस, यहाँ पर एडवेंटिटियस ब्रांच का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर यह एडवेंटिटियस ब्रांच बनेगी क्योंकि मिडरिब के ऊपर एडवेंटिटियस ब्रांचेज इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है। तो इस कारण से वहाँ पर एडवेंटिटियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है और यह ब्रांचेस बाद में यहाँ से डिटैच हो जाएंगी, अलग हो जाती है और डेवलप इनटू मैच्योर थैलाई, और एक नया थैलाई यहाँ पर बनाती है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि बाय द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस एक नए प्लांट का डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है कि मिडरिब के ऊपर एक एडवेंटिटियस ब्रांचेस बनती है और उसके बाद यह ब्रांचेज वहाँ से अलग हो जाती है, जब ये साइज में बड़ी हो जाएगी और एक नया थैलाई डेवलप करती है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांच टिप्स। ब्रांच टिप्स से मतलब कि जो ब्रांच का जो आगे वाला रीजन रहता है, टिप होती है, उससे नया प्लांट का फॉर्मेशन। तो जैसे प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, उस टाइम पर यह देखी जाती है, मतलब बहुत लंबे टाइम से सूखे का सीजन चल रहा है, मतलब रेन नहीं हो रही, मॉइस्चर बिल्कुल कम हो चुकी है एनवायरनमेंट में। तो इस तरह से ड्रॉट के सीजन में यहाँ पर ऑल पार्ट ऑफ ए गैमेटोफाइट एक्सेप्ट ब्रांच टिप्स आर किल्ड। तो जो सारा प्लांट होता है गैमेटोफाइट का, वो यहाँ पर डिके हो जाएगा, पूरा का पूरा सूख जाएगा, ड्राई होने के कारण बिल्कुल ख़राब हो गया। लेकिन जो उसके जो ब्रांच टिप्स होते हैं वो बचे रह जाते हैं और कंप्लीट प्लांट किल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ईच टिप, जो हर टिप होती है, डेवलप ए न्यू प्लांट व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न बैक। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट का सीजन होता है, उस टाइम पर पूरा प्लांट डिके हो जाता है, किल्ड हो जाता है, लेकिन जो उसकी ब्रांचेज की जो टिप्स होती हैं वो एज इट इज़ रहती है, और बाद में वो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन से मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट में और उसे न्यूट्रिशन भी प्रॉपरली मिलने लग जाता है एटमॉस्फेयर से, तो उस कंडीशन में यह एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन हमको इस फैगनम में देखने को मिलता है। इस फैगनम इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हम इस इनोवेशन देखते हैं कि प्लांट के नीचे से एक नई ब्रांचेज और निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको हम इनोवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर यह डायग्राम दिया हुआ है कि इस फैगनम का डायग्राम है, जिसमें कि यह तो इसका मेन स्टेम है और इसमें छोटी छोटी ब्रांचेज निकलने लग जाएंगी, जिनको हम इनोवेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है जंगरमेनियल्स एंड स्फैग्नल्स ऑर्डर के जो मेंबर होते हैं उनमें यह पाया जाता है। तो ये दो मेंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर दो ऑर्डर दिए हुए हैं, जंगरमेनियल्स और स्फैग्नल्स, इनके मेंबर्स में यह पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय क्लैडिया। क्लैडिया एक तरह से एक ब्रांच होती है या प्लांट का कोई पार्ट उससे टूट के अलग हो गया, ग्रीन पार्ट, और नया प्लांट बना रहा है, तो उसको हम क्लैडिया कह रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं दे आर स्मॉल डिटैचेबल ब्रांचेज। यह साइज में छोटी और डिटैचेबल ब्रांचेज होती हैं जो कि प्लांट से टूट करके अलग हो जाती है। हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यह हेल्प करती है। अब यहाँ हम दो टाइप की क्लैडिया देखते हैं। क्लैडिया की भी जब हम बात करेंगे कि प्लांट की ब्रांचेज उससे टूट कर अलग हो गई और नया प्लांट बना रही है, तो एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है। और दो टाइप के क्लैडिया हमको देखने को मिलते हैं, लीफ क्लैडिया एंड स्टेम क्लैडिया। लीफ क्लैडिया से मतलब कि लीफ का कोई पार्ट टूटा, वो अलग हुआ और उसने नया प्लांट बना दिया, तो इसको तो हम कह देंगे लीफ क्लैडिया। स्टेम क्लैडिया, स्टेम से कोई नया क्लैडिया का फॉर्मेशन हुआ, उसे हम स्टेम क्लैडिया कहेंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं लीफ क्लैडिया क्या होता है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल सेल ऑफ द लीफ। लीफ की जो इंडिविजुअल सेल होती है, अगर उससे कोई क्लैडिया ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको हम लीफ क्लैडिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोप्टेरिस एंड प्लेजियोचिला। इसी तरह से स्टेम क्लैडिया स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो क्लैडिया देखे कि यह प्लांट से अलग हो जाते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। तो इस तरह से लीफ क्लैडिया और स्टेम क्लैडिया कहते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल सेल ऑफ लीफ एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑन द स्टेम, या स्टेम की सेल से यह डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय ट्यूबर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं ट्यूबर गोल राउंड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन डेवलप भरा हुआ रहता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो जो ट्यूबर होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, अपना न्यूट्रिशन यूज़ करेगा और नया प्लांट पार्ट बन जाता है। राउंड इन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशंस। यह राउंड स्ट्रक्चर होती है और अनफेवरेबल कंडीशन में इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर यह डायग्राम दिखाया गया है कि यह तो थैलस है। अब यहाँ पर इस तरह से ट्यूबर का फॉर्मेशन हो गया। इस ट्यूबर में बहुत सारा फूड स्टोर रहता है और आगे जा कर के यह नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे ही प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्यूबर का फॉर्मेशन होने के बाद
अब वो ऐसी ही अवस्था में पड़ा रहता है जब तक कि उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, तो वो ऐसी अवस्था में ही रहेगा। और जैसे ही उसके पास फेवरेबल कंडीशन आती है तो यह ट्यूबर जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होने के बाद नया थैलस बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय गैमी। गैमी जो हिपेटिकोप्सिडा मेंबर है उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। जैसे हम मार्केंशिया देखते हैं, रिक्सिया देखते हैं, तो उनमें बहुत ही कॉमन है गैमी का पाया जाना। और ये गैमी सबसे इजी वे या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन का तरीका है कि गैमी के थ्रू रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। यह कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि थैलस के ऊपर की सरफेस पर, डॉर्सल सरफेस पर ये कप लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है जिसको हम गैमी कहते हैं। और दे आर कॉमनली फाउंड इन द जेनेरा ऑफ हिपेटिकोप्सिडा एंड लेस कॉमन इन एंथोसेरोटॉप्सिडा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हिपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स हैं उनमें ये बहुत ही कॉमन होती है और लेस कॉमन होती है एंथोसेरोटॉप्सिडा के मेंबर्स में। एब्सेंट इन क्लास स्फैग्निडी, इस क्लास में यह एब्सेंट होती है। दे आर डिफरेंट शेप सच एज, अब यहाँ पे इसकी शेप भी देखते हैं तो इस डायग्राम में उस डायग्राम में कुछ अलग अलग शेप दिखाई दे रही हैं, होती कप जैसी ही है लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे मार्केंशिया में यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें मल्टी सेलुलर स्टॉक्ड ग्रीन कलर की होती हैं। रिकॉर्डिया टू सेल्ड एंडोजीनस होती है। रेड्यूला डिस्कॉइड मल्टी सेलुलर होती है। एंथोसिरोस बॉर्न अलोंग द मार्जिन एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। तो इस तरह से यह देखी जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बाय प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब प्राइमरी प्रोटोनीमा से मतलब होता है कि मेन फेज ब्रायोफाइट्स में हमेशा गैमेटोफाइट होती है, जो कि मेन जो इसकी जनरेशन है वो गैमेटोफाइट है, लेकिन गैमेट्स के बीच फ्यूजन होता है, उसके बाद स्पोरोफाइट बनते हैं। स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर्स का प्रोडक्शन। हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। यह हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जब जर्मिनेट होते हैं, सॉइल पर गिरने के बाद जर्मिनेट होंगे, तो सबसे पहले यह प्रोटोनीमा बनाते हैं जिसे हम प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्यूनेरिया में। और यहाँ यह डायग्राम दिया हुआ है, ए टिपिकल मॉस ऑफ प्रोटोनीमा विद बर्ड। मैग्नीफाइड डायग्राम है जिसमें कि एक प्रोटोनीमा में बर्ड भी दिखाई गई है। स्पोर यहाँ पर जर्मिनेट हुआ, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा। स्पोर जर्मिनेट होगा, जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, सॉइल पर गिरता है, जर्मिनेट हो जाएगा और फिर जर्मिनेट होने के बाद फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये बनाता है और उसके बाद यह प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा। सबसे पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है। अब प्राइमरी प्रोटोनीमा भी क्या होता है, आगे स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने के बाद यह नया प्रोटोनीमा बनाता है, फॉर्म न्यू प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो इस तरह से यह नया प्रोटोनीमा बनाएगा जिसको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि बाय प्राइमरी प्रोटोनीमा फ्यूनेरिया में इस तरह से सेकेंडरी प्रोटोनीमा तक का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया गया है। स्पोर जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनती है। यह फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाती है। प्राइमरी प्रोटोनीमा छोटे छोटे पीसेज में टूट जाता है और ये छोटे छोटे पीस अब आगे जा कर के सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाते हैं। थैंक यू। इफ़ यू like my video, please like, share and subscribe.